नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और आप सभी का स्वागत है। अगर बात करें किसान आंदोलन की तो स्थिति जो है यथावत है। राकेश टिकैत अभी भी गाजीपुर पे टिके हुए हैं, बैठे हुए हैं और वहां पे आए दिन नया ड्रामा जारी है। बदलाव सिर्फ इतना है कि अब ये जो मंच है, ये जो आंदोलन है, पॉलिटिकल आंदोलन खुलकर सामने आ गया है। हालांकि मैं पहले भी कहते रही हूं कि ये किसान आंदोलन पॉलिटिकली बैक्ड आंदोलन है और इसके पीछे राजनीति से की जा रही है। लेकिन क्योंकि किसान आगे बैठे हुए थे, इसकी वजह से ज़्यादातर लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जिस तरह से मंच आज पॉलिटिकल पार्टियों से सजा हुआ है, अब ये खुलकर सामने आ गया है कि किसान आंदोलन किसानों का नहीं, बल्कि किसानों को इस्तेमाल करके अपनी राजनीतिक से रोटियां सेकने वाले उन राजनीति के दलालों का आंदोलन था। मंच पे कांग्रेस नेता भी नजर आ रहे हैं और न जाने अपनी भद पिटवाकर राजनीति की तरफ हर बार एक अनचाहा उम्मीद लगाए बैठे अजीत सिंह के पार्टी के लोग भी नजर आ रहे हैं। जयंत चौधरी भी वहां पे उन्होंने मंच पे जाके अपनी रोटियां जरूर सेकने की कोशिश की। हालांकि कामयाब कितने होंगे ये आने वाला इलेक्शन ही बताएगा। दीपेंद्र हुड्डा भी नजर आए। किसान नेता माने जाते हैं भूपेंद्र हुड्डा, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा वहां नजर आए। उनको अच्छी तरह से पता है कि ये बिल किसानों के कितना हक में है और हरियाणा के किसान को इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आम आदमी पार्टी तो वहां पे जमकर बैठ गई है और आए दिन नए नए पैतरे आजमा रही है। अब ये किसान आंदोलन को धीरे धीरे सरकार वर्सेस बीजेपी वर्सेस जाट आंदोलन कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है। अब किसान जो है वो जाट बनता जा रहा है। अब तक वो देश भर का किसान था, जिसमें योगेंद्र यादव और ना जाने कैसे कैसे नेता भी शामिल थे। अब ये जो किसान आंदोलन है, राकेश टिकैत जो कि जाट समुदाय से आते हैं, अब ये जाट आंदोलन होता जा रहा है, किसानों का जाट आंदोलन। हालांकि राकेश टिकैत के बड़े भाई उन्होंने, नरेश टिकैत ने, जो कि भारतीय किसान यूनियन के सुप्रीमो हैं, उन्होंने ये साफ कर दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इतना कहा कि हम बात करना चाहते हैं तो हम प्रधानमंत्री मोदी के आभारी हैं। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और हम उनकी इज्जत को अपनी इज्जत मानते हैं। मसला बातचीत के जरिए ही सॉल्व हो, ये सबसे ज़्यादा खुशी की बात होगी। लेकिन 2 कदम सरकार को और 2 कदम बाकियों को भी आना पड़ेगा, ये मेरा मानना है। मसला तभी हल होगा जब सरकार भी 2 कदम आगे बढ़ेगी और किसान भी, सो कॉल्ड किसान जो अभी बैठे हुए हैं, जो पूरे देश के नाको दम किए हुए हैं, देश की जनता त्राहिमाम की हुई है उनकी वजह से। लेकिन इसके साथ साथ हम बात करेंगे इस आंदोलन में उन एजेंडाधारी पत्रकारों की भी, जिन्होंने इस किसान आंदोलन के समय में, जो 26 जनवरी को हमारे गणतंत्रता दिवस के दिन, जो कि हमारा गौरवमय दिन है, उस दिन जब ट्रैक्टर रैली निकाली गई तो उसको किस तरह से लहूलुहान किया जाए, इसकी भरसक कोशिश की। हालांकि राजदीप सरदेसाई की अगर बात करें, जिन्होंने ये अफवाह फैलाई कि एक किसान की पुलिस की गोली से मौत हो गई है और गोली सीधे यहां सर पे लगी है, ये बात पूरी तरह से झूठ निकला। हालांकि वो माफी मांग रहे हैं, उनको अपने चैनल से ऑफ एयर कर दिया गया है। खबर ये भी है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और दूसरी तरफ खबर ये भी है कि उनको निकाल दिया गया है, लेकिन अभी इस बात की कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। राजदीप सरदेसाई ने जिस तरह से इस मामले को, इतना गंभीर मामला, जब किसान उग्र हुआ था, सड़कों पे उतरा हुआ था, सरकार संयम के साथ, प्रशासन संयम के साथ इस पूरे आंदोलन को नियंत्रण करने की कोशिश कर रही थी, ऐसे में अफवाह फैलाना कितना घातक हो सकता है और कितने लोगों के खून बहा सकता है, इस बात से अनभिज्ञ होंगे राजदीप सरदेसाई, ऐसा माना नहीं जा सकता, क्योंकि माने जाते हैं कि वो सीजन्ड जर्नलिस्ट हैं। लेकिन ये राजदीप सरदेसाई का ही वर्जन है
कि वो अपने आप को अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जब संसद पे हमला हुआ था तो वो सबसे पहले ये खबर उनके पास आई थी, वो चश्मदीद थे इसके कुछ हद तक, और उन्होंने गेटकीपर को बोला कि दरवाज़ा बंद कर दो, कोई और भी पत्रकार आने नहीं पाए, क्योंकि हम तो वल्चर हैं, हम गिद्ध हैं और हम बस खबरों को नोचना जानते हैं, जनता के सेंटिमेंट से परे, देश हित से परे। वल्चर आप होंगे राजदीप सरदेसाई। इस देश की जनता गिद्धों से पनाह मांगती है, उनको तो शांति चाहिए, वो बाज को पसंद करती है जो अपने पंख फैलाकर ऊंचाई तक प्रतिकूल वातावरण में भी आसमान छूता है। ये देश ऐसे ही प्रतिकूल वातावरण में कोविड के समय में आसमान छुआ है और देश की जनता अपने इस देश की कामयाबी को सलाम करती है और उस पर नाज करती है। आप क्यों उसमें खूनी रंग खेलना चाहते हैं? सिर्फ राजदीप सरदेसाई ही नहीं, उनके साथ साथ कई और पत्रकारों के नाम इस एफआईआर में जुड़े हुए हैं और ये लोग बार बार ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं गोली लगी थी, लेकिन सरकार की डर से जो डॉक्टर्स हैं और प्रशासन है उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी को लेकर के द वायर ने भी एक स्टोरी छापी कि हमारे बात परिवारजनों से हुई थी और परिवारजनों का कहना है कि डॉक्टर ने कहा था कि गोली लगी है, जो ऑटोप्सी की रिपोर्ट में जब उन्होंने देखा तो गोली लगी थी ऑटोप्सी के दौरान, लेकिन पोस्टमार्टम के दौरान, लेकिन वो कह नहीं सकते क्योंकि उनके हाथ बंधे हुए हैं। हालांकि डॉक्टरों की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी कर दिया गया है कि ये पूरी ऑटोप्सी जो है, जो पूरी पोस्टमार्टम है, वो वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू हुई है और वीडियो रिकॉर्डिंग में कहीं भी इसका जिक्र नहीं है। हमारी बात ना तो किसी पत्रकार से हुई है और ना किसी परिवारजन से है। जो भी रिपोर्ट आई है वो झूठी है। मगर ये पत्रकार जिनका ज़मीर मर चुका है, जो गिद्ध हैं और जो गिद्धों की तरह इस देश को नोच खाना चाहते हैं, इस देश की शांति को नोच खाना चाहते हैं, अपने कुछ फायदे के लिए इस देश की प्रगति को नोच खाना चाहते हैं, कुछ विदेशी ताकतों के हाथों की कठपुतली बनके, और इस देश की मर्यादा को चूर चूर करना चाहते हैं, एकता को खंडित करना चाहते हैं। अपनी जिद में आके उन पत्रकारों की भरसक कोशिश है कि इस हादसे को एक नया रंग दिया जाए। जैसे कि जस्टिस लोया की जब मौत हुई थी, तिन्होंने प्रूव करने की ये कोशिश करी और कुछ हद तक कामयाब भी रहे कि जस्टिस लोया की मौत नहीं बल्कि हत्या है। हालांकि परिवार चिल्लाता रह गया कि नहीं, ये एक हादसा था, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो परिवारजनों को भी, उनके बेटे को भी बीजेपी के साथ साठगांठ बताते हुए उसको मौत का रंग देने की कोशिश की। मुझे याद है अपने पत्रकारिता की जिम्मेदारी, जब मैं संस्थानों में काम करती थी। एक पत्रकार, तब तो मैं बहुत नई थी, लेकिन ये पढ़ाया जाता है, पत्रकारिता का पहला नियम होता है कि कोई भी संवेदनशील खबर अगर आता है, वैसे तो हर खबर की पुष्टि के बाद ही उसको पब्लिश किया जाए, लेकिन बात जब संवेदनशील खबर की आती है जिससे माहौल खराब हो सकता है, तबका आहत हो सकता है, देश का माहौल बिगड़ सकता है, देश की संप्रभुता आंच पे आंच आ सकती है, ऐसे में खबर की पुष्टि किए बिना उसको चलाना कहीं ना कहीं पत्रकारिता के एथिक्स के खिलाफ है। शायद इतने दिनों की जो कठपुतली बनकर पत्रकारिता कर रहे हैं राजदीप सरदेसाई जैसे कुछ चंद पत्रकार, जो पत्रकारिता के इस पूरे प्रोफेशन को बदनाम कर रहे हैं, वो शायद इन नियमों को भूल गए हैं या फिर इस नियम को याद ही नहीं रखना चाहते हैं, नज़रअंदाज करना चाहते हैं अपने फायदे के लिए, अपनी एक गढ़ी हुई मंशा के लिए। जब मौत की खबर आई थी तो राजदीप सरदेसाई इसको कुछ अलग तरीके से भी पेश कर सकते थे, क्योंकि जब भी किसी की मौत होती है आधिकारिक पुष्टि के बिना और आधिकारिक रिपोर्ट के बिना हम उसको कंफर्मेशन के साथ नहीं चलाते हैं। ये पत्रकारिता का नियम है, लेकिन राजदीप सरदेसाई जैसे कुछ दलाल पत्रकार इन चीज़ों को भूल चुके हैं, जो गोदी पत्रकारिता की गोदी
मीडिया की दुहाई तो देते हैं, लेकिन वो कितने गोद में गिरे हुए हैं उनको शायद इस बात का एहसास नहीं है। इतनी झूठी खबर चलाने के पीछे क्या मंशा हो सकती है, ये जांच का विषय है और इसकी जांच जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये खतरनाक मंशा है जो देश के माहौल को खराब कर रहा है। देश शांति की गुहार लगा रहा है, देश की जनता शांति चाहती है। मीडिया का एक अहम रोल होता है, जो जब बोलता है तो पूरे देश उसको सुनता है और उसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी होता है, प्रभावशाली वो आवाज़ होती है। ऐसे में उस प्रभावशाली आवाज़ की जिम्मेदारी अगर सुनिश्चित नहीं की जाए तो कहीं ना कहीं ये खतरा बन जाता है समाज के लिए, परिवार के लिए, उस मोहल्ले के लिए और देश के लिए भी, उस स्टेट के लिए भी। ऐसे में इसकी अकाउंटेबिलिटी तय करना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि आखिर इसके पीछे मंशा क्या हो सकती है। देखिए, अगर पूरे मॉड्यूल को देखेंगे, जिस तरह से नाच गाने के साथ ये धरना चल रहा है, तो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के उस पूरे मॉड्यूल को देखें, चाहे वो निर्भया केस हो, चाहे शाहीन बाग हो, या कोई भी छोटा छोटा प्रदर्शन या धरना, जब आम आदमी उसमें इन्वॉल्व होती है तो वो शराब और मस्ती के साथ उस धरना को शुरू करती है और खून खराबे के साथ ख़त्म करती है। ये आम आदमी पार्टी के जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का मॉड्यूल है, इसको समझना बेहद ज़रूरी है। कांग्रेस आजकल लाचार हो चुकी है, सेक्युलरिज्म का पाठ करते करते वो समझ चुकी है कि अब शायद उसके बश की कुछ नहीं रही। राहुल गांधी जब तक उसके नेता रहेंगे वो कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए कम्युनिस्टों की वो हाथ की कठपुतली बन चुकी है। राहुल गांधी अपनी अगुवाई छोड़ने को राजी नहीं है। आप देखेंगे कई ऐसे फोटोग्राफ्स, कई ऐसे वीडियोस आए हैं जिसमें राहुल गांधी के साथ उन फेक फर्जी लोगों के नाम जुड़े हुए हैं, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं, उनके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, जो इस धरना में थे तो किसी और समुदाय के, और उनका किसानों के साथ, किसान खेती के साथ कोई लेना देना नहीं था, लेकिन आंदोलन स्थल पे पहुंचकर वो आंदोलन कर रहे थे सर पे सिखों की पगड़ी बांधकर। पत्रकारिता को अपना धर्म निभाना है। कैसे निभाएगा अगर ऐसे पत्रकार जो हैं वो उच्चस्थ स्थानों पे बैठे रहेंगे और उनके कमांड के अनुसार संस्थान चलेगा। संस्थान के मालिकों को भी अपनी अकाउंटेबिलिटी तय करनी है, क्योंकि देश उनका भी है। सिर्फ बिजनेस करना नहीं, ये कोई बनियागिरी नहीं है, ये एक जिम्मेदार प्रोफेशन है, जहां पे आपकी जिम्मेदारी देश, समाज, खुद की तरफ भी तय होती है और सौहार्द की तरफ भी, अपने प्रोफेशन, अपने व्यवहार की तरफ भी, अपने शब्दों की तरफ भी, अपने आचार की तरफ भी। कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बचाना है, इसको लेकर के आवाज़ें तो हमेशा बुलंद होती हैं, लेकिन हम उसको लेकर के कैसे एक्ट करते हैं, इस पर हमने कभी भी वर्कआउट नहीं किया है। पत्रकारों को सजग होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये प्रोफेशन मलिन हो रहा है, इस पे कई दाग लग रहे हैं। बात चाहे इधर की हो चाहे उधर की हो, ये गोदी मीडिया और चाटुकार मीडिया जैसे शब्द जो हैं, इसके गरिमा को खराब कर रहे हैं। और राजदीप सरदेसाई, अजीत अंजुम और द वायर के जर्नलिस्ट, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, हालांकि मैं जानती हूँ और ले सकती हूँ, मेरे वैसे भी कई दुश्मन बन चुके हैं। लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं क्योंकि मैं सच बोलती हूँ, लेकिन ये सच्चाई लोगों तक पहुँचनी चाहिए। मुझे याद है जब मैं संस्थानों में काम करती थी, डिफेंस देखती थी, एक्सटर्नल अफेयर्स देखती थी, और एक खबर आई थी पाकिस्तान को लेकर के, जिसमें जो बड़े चैनल्स थे, जिसको कि हम बड़ा चैनल बोलते हैं, आज तक इस खबर को चला रहा था। हमारे चैनल की तरफ से ये बार बार प्रेशराइज किया जा रहा था कि ये खबर आई है, आपके पास क्यों नहीं ये खबर है, जल्दी से मुझे दीजिए। हमने कहा कि हमारे पास कंफर्म रिपोर्ट नहीं है, जब तक कंफर्मेशन नहीं आएगा तब तक मैं आपको नहीं दूंगी। और ऐसे में अगर आज तक चला रहा है तो आप उसको देखकर चला सकते हैं, जिसको लेकर के मुझे
सो कॉज नोटिस भी सर्व किया गया था। बाद में वो खबर फर्जी निकली थी, झूठी निकली थी, लेकिन आपको सो कॉज नोटिस सर्व हो चुका था। उससे क्या होता है, उसने चलाया तो सही, ये हो जाता है। ये कंपटीशन जो है कहीं ना कहीं पत्रकारिता की सच्चाई को मार रहा है। ऐसे ही खबर जब आई थी फ्रांस में एक मैगजीन में, जब हुजूर मोहम्मद साहब के कार्टून को लेकर के आतंकवादी हमले हुए थे और ये इंस्ट्रक्शन दिया गया था एमईए की तरफ से कि हम नाम नहीं लेंगे और अल्लाह को लेकर कोई चर्चा नहीं करेंगे, हम बस इस आतंकवादी हमले पर रिपोर्टिंग करेंगे। लेकिन चैनल नहीं माना और जिसको लेकर के एमईए की तरफ से मुझे सो कॉज नोटिस सर्व किया गया, क्योंकि मैं ये बीट देख रही थी। तो पत्रकार की हालत देखिए कि अगर एथिक्स पे चलता है और संस्थान नहीं मानता है तो क्या होता है। लेकिन जब संस्थान का कर्ता धर्ता सीनियर जर्नलिस्ट हो, राजदीप सरदेसाई जैसे, अजीत अंजुम जैसे, और दवायर, वो भी काफ़ी ऊंचे पदों पे रहे हैं, उनके जैसे लोग हों और वो अफवाहों को खबर मानकर अपने रिपोर्टर को वो प्रेशराइज करे कि नहीं आपको ऐसी ही रिपोर्ट तैयार करनी है, तो आखिर वो जो जर्नलिस्ट है वो कहाँ जाए, क्योंकि वो तो एडिटर हैं और उनकी बात को अगर टालते हैं तो नौकरी दांव पे लगती है और उनकी बात के कहे को मानते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जो ऑथेंटिसिटी है, अकाउंटेबिलिटी है, उस पर क्वेश्चन मार्क लगता है। इसलिए ऊंचे पदों पर बैठे ऐसे फर्जी पत्रकारों से इस प्रोफेशन को मुक्ति की ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही। सच्ची ये बात क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं कही जाएंगी, नहीं दिखाई जाएंगी। ऊंचे पदों पर बैठे हुए सारे एडिटर्स कहीं ना कहीं इन बातों से अपने आप को आहत महसूस करेंगे। इसलिए इस सच्चाई को लोगों तक पहुंचाना, इस ऑथेंटिसिटी को लोगों तक पहुंचाना, एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म, ये लोगों तक पहुंचाना आपका भी कर्तव्य बनता है। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।